ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। उन्नाव रेप केस के दोषी को जमानत मिलने का विरोध दिल्ली में हुआ। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता ने धरना दिया। पीड़ित परिवार को आधी रात पुलिस ने वहां धरना स्थल से जबरन उठा दिया। इंडिया गेट पर धरना देने के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई वहां पर हुई है। ये बड़ी खबर। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली है, उसके बाद विरोध किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार की तरफ से। दिल्ली में मां के साथ धरने पर बैठी हुई थी पीड़िता, लेकिन आधी रात को पुलिस वहां पर पहुंची और जबरन उठा दिया गया, वहां से हटा दिया गया। इंडिया गेट के सामने धरना दिया जा रहा था पीड़ित परिवार की तरफ से, लेकिन वहां आधी रात पुलिस आती है और जबरदस्ती पीड़ित परिवार को यहां से हटा दिया जाता है। इंडिया गेट से पुलिस की कार्रवाई है। कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद जो पीड़ित परिवार है वो नाखुश है, निराश है, नाराज है और इसीलिए इंडिया गेट के बाहर धरना दिया गया। ये कहा गया कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, कि नाइंसाफी हुई है इस तरीके से जो कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। इसके बाद पीड़ित परिवार बहुत आहत है और इसीलिए इंडिया गेट के बाहर जब धरना दे रहे थे तो आधी रात को पुलिस पहुंची और जबरदस्ती यहां से हटा दिया गया, उठा दिया गया पीड़ित परिवार को। दिल्ली में इंडिया गेट के पास मां के साथ पीड़िता ने धरना दिया था। जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची, पीड़ित परिवार तक, कि कुलदीप सेंगर रिहा हो गया है, जमानत मिल गई है, उसके बाद पीड़ित परिवार इंडिया गेट के बाहर पहुंचा और वहां धरना दिया गया। लेकिन आधी रात को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जबरन यहां से उठा दिया और यहां से उठा करके हटा दिया गया इन लोगों को, पीड़ित परिवार को। अब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। सरकार को लेकर भी हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हालिया चुनाव जो होने वाले हैं उसके मद्देनजर जो है कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है, रिहा किया गया है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से भी धरना दिया जा रहा था इंडिया गेट के बाहर, लेकिन हटा दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। ताकि चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है? मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। जज ने दो जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर। मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया। मेरे बच्चे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक मेले के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है, मेरे देवर का खतरा है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। पीड़ित परिवार को आपने सुना, जान का खतरा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर रेप के जो दोषी हैं, रेप के जो आरोपी हैं, वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर क्या इंसाफ उनको कैसे मिल पाएगा, इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। और ये कहा गया है कि उनकी जान को भी खतरा है। अब जो धरना इंडिया गेट के बाहर पीड़ित परिवार की ओर से दिया जा रहा था, कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने घसीट करके उनको वहां से हटा दिया, घसीटा गया पीड़िता को
और इंडिया गेट से उनको उठा दिया गया, वहां से हटने को कहा गया। सेंगर को जो राहत मिली है, पीड़िता का पूरा परिवार इससे आहत है और ये कहा जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से अब इंसाफ की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़े, असम से बड़ी खबर है। असम में फिर हिंसा भड़की है। कार्बी आंगलोंग में हिंसा हुई है, जहां 2 की मौत की खबर है और 38 पुलिसकर्मी समेत 45 यहां घायल हुए हैं। असम से ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से हिंसा की आग यहां भड़की है। कार्बी आंगलोंग का ये इलाका है, यहां पर हिंसा जो हुई उसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है, 2 लोगों की मौत हुई है। 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 घायल बताए जा रहे हैं। घरों और दुकानों में आगजनी वहां पर की गई है, आग लगाई गई। 2 जिलों में जानकारी यह है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सीएम ने शांति बनाए रखने की सभी से अपील की है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है कि शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अपने इलाके में शांति बनाए रखें। तो हिंसा जो हुई है कार्बी आंगलोंग में, वहां इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 38 पुलिसकर्मी जो हैं उनके साथ 45 लोग घायल हुए हैं, जो अलग अलग इलाकों में भर्ती हैं, लेकिन 2 लोगों की जान जा चुकी है इस हिंसा में। घरों और दुकानों को भी फूंक दिया गया। तमाम इलाकों में जो घर और दुकान थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये धू-धू करके जलते आशियाने आपको दिखाई दे रहे हैं। काफी देर तक ये हिंसा यहाँ पर भड़की। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि 2 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। असम में हिंसा एक बार फिर भड़की। कार्बी आंगलोंग का इलाका, वाहनों में भी आग लगा दी गई। जो सामने दिखता गया वहां पर आग के हवाले उसको कर दिया गया। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 38 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो इस हिंसा में घायल हुए हैं और लोगों का प्रदर्शन वहां पर लगातार जारी रहा। ये 4 तस्वीरें हिंसा के बाद की। कार्बी आंगलोंग जहां पर यह हिंसा भड़की, 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कल दोपहर में मैं आ गया था, लेट आफ्टरनून, और अकेला, आप लोग ने देखा, सब प्रेस ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, अकेला मैं प्रोटेस्टर्स के बीच में गया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीबडी एल्स। मैंने रात भर उनसे बात की। दे अग्रीड। इंफॉर्मेशन फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है और जिस टाइप का ये प्रोटेस्ट था, इतने लोग इकट्ठे हुए, फिर भी कल से हम लोग रिस्ट्रेंट पे थे। आज भी हम रिस्ट्रेंट रहे। कल उन्होंने ब्रिज टेक ओवर कर लिया था, फिर बातचीत करके कल ब्रिज खाली करवाया। फिर मिनिस्टर रनोज पेगू साहब आए, सब कुछ हुआ। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका नेशनल चैनल है। लेकिन आज शाम को उन्होंने फिर ब्रिज टेक ओवर करने की कोशिश की। फिर हम लोग ने दोपहर में जब पीछे किया तो शाम को दे अटैक्ड। इट वॉज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनखा साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। क्रूड बॉम्ब्स, स्टोन्स, अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे। अब आपको तफसील से वो जानकारी देते हैं जिससे असम में हिंसा भड़की है। अब हिंसा क्यों भड़की ये आप जान लीजिए। कार्बी आंगलोंग में जमीन को लेकर हिंसा हुई। पीजीआर बीजीआर जमीन पर कब्जे का विवाद था यहां और अवैध कब्जे और बेदखली अभियान का विरोध यहां लोग कर रहे थे। बेदखली के विरोध और समर्थन में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से पथराव शुरू किया गया, दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से जो अफवाह वहां पर फैली, उसके बाद हिंसा ज्यादा भड़क गई। पुलिस के लाठीचार्ज से हालात वहां पर बिगड़े ज्यादा, ये कहा जा रहा है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 22 दिसंबर को केएसी प्रमुख का आवास फूंका, प्रमुख का घर फूंक दिया गया, जबकि 23 दिसंबर को हुई हिंसा में घरों, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। तो अभी असम में हालात कैसे हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको हम देते हैं। वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहां ये कहा जा रहा है कि हालात सामान्य होने की तरफ है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाए गए हैं एहतियातन और इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस तैनात है। हर हिस्से में पुलिस की वहां नजर है। हालात ना बिगड़ने पाए इसकी कोशिश की जा रही है। शांति बनाए रखने की वहां के सीएम ने भी अपील की है लोगों से कि आप अपने इलाकों में शांति बनाए रखें। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह ना फैले, कोई भ्रामक खबर ना फैले जिससे हालात और विकट हो जाएं। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का घुसपैठियों पर बड़ा बयान सामने आया है। घुसपैठिए 10% बढ़े तो बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा असम, ये हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। असम में 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है।
5 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं मैं, और एक बार फिर से उन्होंने ये पॉइंट्स गिनाए हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो है वो 10% अगर और बढ़े तो बांग्लादेश का हिस्सा असम बन जाएगा। আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ যে বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, জীৱনতে অগ্নিত নিক্ষেপ আৰু বাৰে বাৰে বাংলাদেশে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিজৰ অধীনলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নেতাসকলে বা নতুন যিসকলে বৰ্তমান শাসনত আছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আছে। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस का आज गठबंधन होगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का गठबंधन आज होगा, इसका ऐलान किया जाएगा। उद्धव और राज ठाकरे की दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उद्धव की पार्टी 145 से 150 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, और राज ठाकरे की एमएनएस जो है वो 65 से 70 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी को 10 से 12 सीट मिलने की संभावना है। तो दोनों उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन होगा, आज इसका ऐलान किया जाएगा। ये उससे जुड़ी बड़ी खबर है। हालांकि कल ये होना था, कल नहीं हुआ, और आज ये पुख्ता जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि आज गठबंधन का ऐलान होगा। शिवसेना, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी 145 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये कहा जा रहा है, जो फॉर्मूला तय हुआ है। और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की एनसीपी को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। ये जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि उस पर सहमति बन गई है, और आज ही ये कहा जा रहा है गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक के घर 40 ब्राह्मण विधायक जुटे। पीएन पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, और विधायकों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। बैठक में रत्नाकर मिश्रा, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी मौजूद रहे। शरभमणि त्रिपाठी, रमेश मिश्र, राकेश गोस्वामी भी इस बैठक का हिस्सा बने। साकेत मिश्र, कैलाश नाथ शुक्ला, ज्ञान तिवारी भी इस बैठक का हिस्सा बने, वो भी यहां मौजूद रहे। ये जो बैठक हुई है वो पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर हुई है, जहां पर तमाम जो ब्राह्मण विधायक थे वो पहुंचे। 40 इनकी संख्या बताई जा रही है जो पीएन पाठक के आवास पर मीटिंग में शामिल हुए थे। इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नवनीत राणा का विवादित बयान। हिंदुस्तान बचाने के लिए 3 से 4 बच्चे पैदा करें हिंदू, नवनीत राणा की ओर से कहा गया है। उन लोगों की साजिश का मुकाबला करने के लिए ऐसा करना होगा। वो ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हिंदुओं को भी अब 3 से 4 बच्चे पैदा करने होंगे। ये नवनीत राणा की ओर से कहा गया है। बीजेपी नेता हैं नवनीत राणा, महाराष्ट्र में लगातार एक्टिव है, और हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। हिंदुस्तान को जो बांटने वाले हैं, एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है, तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूँगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसआईआर पर सियासी संग्राम के बीच 4 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी में पहले फेज में मतदाता सूची से तकरीबन 43 लाख नाम हटे हैं। छत्तीसगढ़ में भी करीब 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 8,46,000 मृतक मिले, और एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटा। केरल में 24 लाख, अंडमान निकोबार में 64,000 वोटर मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। 22 जनवरी तक आपत्ति होगी, और 21 फरवरी को अंतिम लिस्ट सामने आ जाएगी।
तो किन किन राज्यों से कितने वोटर बाहर हुए हैं मतदाता सूची से, ये उसी के बारे में जानकारी है। किस राज्य में कितने वोट कटे हैं एक बार फिर से आपको बता दें। मध्य प्रदेश में 42,74,000 जो वोटर्स हैं वो बाहर हुए हैं, उनके नाम कटे हैं। छत्तीसगढ़ में 27,34,000 ये संख्या है। और केरल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 22,50,000 वोटर के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। अंडमान निकोबार में 64,000 वोटर्स हैं जिनको सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिनको सूची से बाहर रखा गया है, उनके नाम काटे गए हैं। तो 4 राज्यों की ड्राफ्ट जो लिस्ट है वो सामने आ गई है, फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अमेरिका से खबर है। अमेरिका की सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक बोट पर फिर से हमला कर दिया। सेना का दावा था कि उस बोट में ड्रग्स की डिलीवरी हो रही थी और इसीलिए उन्होंने इसे निशाना लगाकर नष्ट कर दिया। हमले की वीडियो में अमेरिकी सेना समंदर में निशाना लगाती दिखी। धड़ाधड़ हमले करते करते उन्होंने आखिरकार बोट के एक हिस्से को निशाना बना ही लिया। अगले कुछ सेकंड्स के अंदर अमेरिकी सेना ने पूरी बोट का नामो निशान मिटा दिया। सेना ने बताया कि उनके हमलों में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। दावा है कि उस बोट में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग ड्रग्स ले जा रहे थे। सितंबर के महीने से अब तक ड्रग्स से जुड़े 26 बोट्स पर हमले हुए, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। बीते 4 महीने से अमेरिका ने कैरेबियाई समुद्री इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन हादसे में मौत की खबर है। उड़ान भरने के बाद प्लेन का संपर्क टूटा था। संपर्क टूटने से पहले प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग का मैसेज किया था। तुर्की के अंकारा से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कि बड़ी खबर आपको बताएं, लीबिया के आर्मी चीफ प्लेन हादसे में मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। उड़ान भरने के बाद ये कहा जा रहा है कि प्लेन का संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने से पहले प्लेन ने जो है इमरजेंसी लैंडिंग का मैसेज भी किया था। अंकारा में यह हादसा हुआ कि तुर्की के अंकारा से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। अंकारा से त्रिपोली के लिए उड़ान भरी थी प्लेन ने और लीबिया के प्रधानमंत्री ने मौत की पुष्टि कर दी है और दुख व्यक्त किया कि आर्मी चीफ के साथ 4 और अधिकारियों की भी मौत की खबर है। ये बड़ी और दुखद खबर लीबिया से, जहां पर लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन हादसा जो हुआ कि उसमें मौत हो गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ के अलावा 4 और अधिकारी जिनकी जान गई है इस प्लेन हादसे में। खबरों में आगे बढ़े, कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक के उडुपी में एक ड्राइवर शराब के नशे में ट्रक चला रहा था और तभी एक मोड़ के पास वो हादसे का शिकार हो गया। इस घटना का वीडियो सामने आया है, आपको दिखाते हैं। शराब ड्राइवर ने पी थी, लेकिन इसका असर ट्रक पर दिखाई दिया। हादसे के बाद ट्रक से चिंगारी भी निकलती नजर आई। दरअसल ट्रक के पीछे चल रहे कार सवार लोगों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे चलकर ये ट्रक हादसे का शिकार हो सकता है, और हुआ भी यही। कार सवार लोग वीडियो बना रहे थे और तभी ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ट्रक पलटा उस वक्त उसके आसपास कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। यूपी के पीलीभीत से अगली खबर है। पीलीभीत में करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन 1 साल भी नहीं बीता और सड़क फिर से जर्जर हो गई। स्थानीय लोगों ने इस निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अगर आप 300 रुपए में कोई कपड़ा खरीदेंगे तो वो भी 1 साल तक आराम से चल जाएगा, लेकिन यूपी के पीलीभीत में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई ये सड़क 11 महीने में ही इसने दम तोड़ दिया। घुंगचाई से दियोरिया कला तक 17 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब ये सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। कागजों में इस सड़क का निर्माण 11 महीने पहले कराया गया था, लेकिन स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि 6 महीने में ही इसका ये हाल हो गया। 3 करोड़ 76 लाख का मतलब वो आया है इसका रोड का रुपए, और एक घोटाला हो चुका है और 6 महीने नहीं हुए, सारी रोड टूटी पड़ी है। हालांकि विभाग ने ठेकेदार को दोबारा सड़क दुरुस्त कराने के निर्देश दिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है। के बागपत से खबर है। बागपत में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएलडी नेता अभय वीर यादव ने किसानों को छड़ी, कंबल और पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित किया। ये कार्यक्रम बालिनी स्थित शकुन यादव फार्म हाउस में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, चौधरी समाज के लोग और क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के योगदान को सम्मान देना और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय आरएलडी नेता अभय वीर यादव रहे और इस दौरान अभय वीर यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया
और आज जरूरत है कि उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे प्रेरणा स्रोत भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज 123वीं जयंती पर मैं सबसे पहले चौधरी साहब को नमन करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जनपद बागपत में आज हमें इतना शानदार बड़ा कार्यक्रम करने को मिला। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सब बड़े बुजुर्ग आज आए हैं और सब किसान परिवार से सब चौधरी बड़े हर वर्ग के लोग आज यहाँ मौजूद हैं और आज सब चौधरी साहब को याद कर रहे हैं। ये मेरे लिए हमारे फार्म पे इससे बड़ा कोई स्वर्ण दिन नहीं हो सकता। मेरा सौभाग्य है और अपनी प्रेरणा मानते हुए मैं चौधरी जयंत जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मुबारक मौका दिया, ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी। आपने देखा होगा कि आमतौर पर पुलिस अपराधियों का सड़क पर जुलूस निकालती है, लेकिन मुंबई में लोगों ने एक बदतमीज पुलिस वाले की सड़क पर रैली निकाली। एएसआई संजय राणे पर आरोप लगा कि उसने 18 साल की लड़की के साथ छेड़खानी की है। गलती हो गया सर, गलती हो गया। वो कहा गया इसको भी लेके चल बे रियाज तेरा नाटक लोग बहुत देर से देख रहे हैं। गलती हो गया ना सर, प्लीज। गलती अरे तू गलती उधर बता। सर गलती हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर गलती हो गया, माफ करो। नहीं चल इधर आ। सर गलती हो गया, प्लीज। चल इधर आ। नहीं यार मेरा कुछ गलती नहीं। इधर बैठ, वीडियो इधर। अंदर बैठ चल। चल घुस अंदर। गलती हो गया सर, अंदर घुस। सर गलती हो गया, माफ करो। अंदर घुस। सर गलती हो गया, मेरा बच्चे हैं, मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ निकल जाएगा तेरी। अगर आप भी बस में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान से नेपाल जा रही एक बस में अचानक से आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बस की आग को भांपते हुए उसमें बैठे 56 यात्रियों ने तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। यात्रियों के हटने के बाद बस का पुर्जा जल रहा था। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में काफी दूर तक गया। कई यात्रियों ने समय रहते अपना सामान निकाल लिया, वहीं जो नहीं निकल पाए उनका सामान भी जल गया। ये आग उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगी थी। खबरों में आगे बढ़ते केरल से खबर है। केरल में छत्तीसगढ़ का एक मजदूर मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। आरोप है कि बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों ने मजदूर को बांग्लादेशी बताकर उसकी हत्या कर दी। पलक्कड़ जिले में जिस मजदूर को घेरकर कुछ लोग पीट रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला राम नारायण है, जिसकी उम्र 31 साल थी। राम नारायण पर चोरी का आरोप लगाया गया और बांग्लादेशी बताते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को ले जा है। बहन है बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में? सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि इस घटना में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने पहले नस्लीय दुर्व्यवहार किया और फिर मारपीट की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सर्दी से बचने के लिए कुछ लोगों ने अंगीठी जलाई, लेकिन उसी अंगीठी की वजह से उनकी जान चली गई। 5 लोगों की मौत की इस कहानी की शुरुआत एक बंद कमरे से हुई। कुरुक्षेत्र में होटल में काम करने गए 5 मजदूर रात में कोयले की अंगीठी जलाकर सो रहे थे। होटल में करीब 5 मजदूर आए थे और पांचों के पांचों जब वो रूम के अंदर सो रहे थे तो उन्होंने कोयले की अंगीठी जला रखी थी। कमरे की खिड़की बंद होने से अंगीठी का धुआं बाहर नहीं निकल पाया और इन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी मिली कि वो अंगीठी जला रखी थी, उसके गैस बनने के किसी कारण से दम घुटने से उनका इंतकाल हुआ। सुबह दरवाजा खोलने के बाद सभी का शव मिला। अब शुरुआती जांच में लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से 5 की जान गई है। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम उत्पीड़न पर सवाल पूछने पर यह एक्शन हुआ कि प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। जामिया यूनिवर्सिटी का ये मामला है। प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहारे को सस्पेंड कर दिया गया है। सेमेस्टर परीक्षा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर सवाल पूछा था, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी की ओर से एक्शन लिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया है प्रोफेसर को। जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है और इस बार विवाद की वजह बना है परीक्षा में पूछा गया एक सवाल। दरअसल रविवार को यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स सोशल वर्क के सेमेस्टर 1 का एग्जाम चल रहा था। इस एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने एक बड़ा तूल पकड़ लिया और इससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सवाल ये था कि भारत के अंदर
जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में उदाहरण देकर समझाए। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होने के बाद ये क्वेश्चन पेपर जामिया प्रशासन के सामने भी आया और तुरंत एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने क्वेश्चन पेपर बनाने वाले प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रोफेसर सस्पेंड रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो पूरी एक कमेटी होती है, फैकल्टी डिसाइड करती है कि आखिरकार एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा गया। फिलहाल प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। जामिया प्रशासन की तरफ से जांच जारी है। जांच आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा गया था। यूपी के नोएडा के सबसे बिजी इलाकों में से एक सेक्टर 18 के पास एक कार में अचानक से आग लग गई और चलती कार में अचानक से आग लगने की वजह से ड्राइवर की जान खतरे में पड़ गई। ड्राइवर ने तभी बीच सड़क पर कार को छोड़कर खुद को बचाया। कुछ ही देर के अंदर कार आग का गोला बन चुकी थी। खुले हुए दरवाजों के साथ आग खाक होती गई। बीच में टायर भी फटा। कुछ ही मिनटों में कार का नामो निशान मिट गया। इधर जलते हुए आग के गोले को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। यही वजह रही कि नोएडा की इस बिजी सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा में नाबालिग बच्ची संग दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों में आक्रोश है। भद्रक जिले के घने जंगल में नाबालिग का शव मिला था। 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का आरोप है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। दोषियों को कड़ी सजा देने की लोग मांग कर रहे हैं। सभी पहलुओं को देखते हुए अब पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उड़ीसा से बड़ी खबर है। भद्रक जिले के घने जंगल में नाबालिग का शव मिला था और ये कहा जा रहा है कि 10 साल की बच्ची से रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। ये स्थानीय लोगों का आरोप है, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया, सड़क जाम कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जब भी किसी जिले में प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचता है तो सत्ताधारी पार्टी के नेता मंच पर बैठने को बेताब रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जब एक नेता का नाम मंच पर बैठने वालों की लिस्ट से गायब हो गया, काटा गया, तो हंगामा खड़ा हो गया। मंच पर जिन दो नेताओं को आप आपस में भिड़ते हुए देख रहे हैं, उनमें एक हैं बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी और दूसरे हैं विभाग प्रभारी अनिल शाही। वीडियो अल्मोड़ा का है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सूत्र बता रहे हैं कि सीएम के मंच पर जिन लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, उसमें पूर्व विधायक महेश नेगी का नाम नहीं था, जिसको लेकर महेश नेगी का पारा हाई हो गया और वो विभाग प्रभारी अनिल शाही से भिड़ गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस अधिकारी को बीच बचाव करना पड़ा और किसी तरह दोनों नेताओं को अलग किया गया। इस बीच महेश नेगी का एक समर्थक भी मंच पर पहुंच गया और विरोध करने लगा, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नीचे उतारा। बड़ी और अच्छी खबर आपको हम देते हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली है। अगली पीढ़ी की आकाश मिसाइल का ट्रायल पूरा हो गया है। ये बड़ी खबर। भारत को रक्षा क्षेत्र में एक और मजबूती मिली, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में डीआरडीओ को ये सफलता मिली है। अगली पीढ़ी की जो आकाश मिसाइल है उसका ट्रायल पूरा हो गया है। तमाम क्वालिटी मानकों को पूरा कर लिया है आकाश एंजिन ने, आकाश नेक्स्ट जनरेशन, और इसका ट्रायल पूरा हो गया। जल्द ही भारतीय वायुसेना में ये शामिल हो जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है। यहाँ श्रीहरिकोटा से आज इतिहास रचा जाएगा। आज श्रीहरिकोटा में इसरो करेगा ऐतिहासिक प्रक्षेपण। आज अमेरिकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में इसरो भेजेगा और सुबह ये वक्त है 8:54 का, जब LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजेगा इसरो। दरअसल ये इसरो का एक अहम अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल मिशन है और आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से अमेरिकी कंपनी का अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा, भेजा जाएगा। यह प्रक्षेपण आज सुबह 8:54 पर होना है और इस मिशन के तहत इसरो अपने भारी भरकम रॉकेट LVM-3 के जरिए सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।